हेलो एंड वेलकम टू जीएस स्कोर। आज हमारे साथ पीयूष सर हैं जो कि हमारे यहाँ हिस्ट्री के फैकल्टी है और बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं। और आज हम सर से ये सीखेंगे कि कैसे यूपी पीसीएस 2025 मेंस के लिए हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच अभिजीत। जी सर। सर तो बच्चों के मन में हमेशा एक सवाल आती है कि सर ये यूपी पीसीएस में जो जीएस पेपर 1 है उसमें जो हिस्ट्री है जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया और जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसका क्या शेयर रहता है और कैसे इसको प्रिपेयर करना होता है? तो सर अगर आप इस पे कुछ हमें गाइड कर पाएं। ओके फाइन अभिजीत, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव मैं अगर प्रिसाइजली बात करूं तो जो जितना स्टडी मैंने यूपीपीसीएस का किया है, अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सिलेबस को कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क नहीं दिखता है। मोरलेस मुझे लगता है कि वो रेप्लिका ही है, लेकिन अगर आपका अप्रोच थोड़ा अलग नहीं है यूपीपीसीएस को प्रिपेयर करने के लिए तो शायद रिजल्ट इतने पॉजिटिव नहीं हो। तो syllabus is very same, and in fact I believe that most of you those who have been preparing for UPSC, they must have gone through all these parts, right? हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत हमें अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है और अप्रोच को बदल के हमें यूपीपीएससी के मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके सर। सर जैसे मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो 20 से 30 नंबर का आता है करेक्ट करेक्ट। यूजुअली। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी 20 के आसपास मार्क्स के हैं। और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है इनका काफी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ये 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से लास्ट 2 ईयर से एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछते थे, करेक्ट। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ गया है। तो मेजरली अगर हम देखते हैं कि ये वाला सेगमेंट जो आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर उसके बाद ये दोनों सेगमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करेक्ट। सर तो सर इसमें आप कैसे बच्चों को गाइड करेंगे, कैसे ओके, समझ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहूंगा कि ये बात सही, आपने बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि अगर हम सिलेबस को देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर जो पार्ट है इसमें से बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस जो है हायर मार्क्स के भी आ रहे हैं इस सेक्शन में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगेन मैं कहूंगा कि जो है लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और हायर सेक्शन में जो मार्क्स के सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रूल, राइट? हम इस दोनों को एक मान के चलते हैं, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में। तो मुझे लगता है कि एक एक ये पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री से। मतलब मैं ये कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले टॉपिक्स की तरह नहीं है, कल्चर वाले और मॉडर्न इंडिया की तरह नहीं है, बट ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरह इग्नोर्ड भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आती है कि क्वेश्चंस अगर नहीं भी आ रहा है या फिर एक इंटरवल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ये आपको जरूर पता चल होना चाहिए कि आप किसी एरिया को कितनी वेटेज दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस कम मार्क्स के आ रहे हैं और काफी रेगुलर एक इंटरवल के बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद एक माइनर सा रिवीजन या 2 रिवीजन बहुत है। फोकस उस पे करिए जिन एरिया से बहुत लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यू जस्ट फोकस मोर ऑन आर्ट हिस्ट्री पे फोकस करें, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपको फोकस करना पड़ेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे लगता है कि एक प्रिसाइज अगर आपके पास नोट्स है जहाँ पे सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि दैट आइडिया विल वर्क। यस सर, थैंक यू सर। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हम सिलेबस को पढ़ते हैं और जब हम पीवाई को एनालाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि जैसे सिलेबस में लिटरेचर है तो हर साल लिटरेचर के क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं। वैसे ही पर्सनालिटीज हैं तो पर्सनालिटीज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सर ये जो स्पेसिफिक टॉपिक या कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको कैसे प्रिपेयर मैंने पहले भी कहा अभिजीत कि जिस तरीके से क्वेश्चंस सिलेबस यूपीपीसीएस में दिया हुआ, सेम सिलेबस मोरलेस जो है हमें यूपीएससी में भी यूपीपीसीएस में भी दिखाई देता है। सो मोरलेस सिलेबस का में एक तरीके का रेप्लिका है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इनफैक्ट यूपीएससी में भी सिलेबस के अराउंड वो लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। जैसे आप यूपीएससी के क्वेश्चन में भी देखेंगे लिटरेचर को काफी तवज्जो दी गई है और लिटरेचर से बहुत लगातार क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल मेरा सजेशन ये है कि एक तो सिलेबस के साथ बिल्कुल स्टिक होके काम करिए। जैसे अगर आप पहले टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर में देखेंगे तो इसमें एक लिखा हुआ है आर्ट फॉर्म्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेग टर्म, राइट? So you cannot, like, there might be many forms like now within this art form, but then there are a couple of terms they have been precisely given, such as उन्होंने लिटरेचर का है। अब अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लिटरेचर में आपको ये दिखाई देगा कि वो कभी ना एक एक लिटरेचर या तो इन जनरल उन्होंने पूछ लिया या फिर जो किसी स्पेसिफिक पीरियड से उठा के पूछ लिया,
तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका क्या है, और इसके लिटरेचर के अलावा एक आर्किटेक्चर टर्म है जिसने उसमें फोकस किया है, और आपको बहुत लगातार आपको स्विच दिखेगा लिटरेचर आर्किटेक्चर में, एक जो है आपको दिखेगा एक बार लिटरेचर पे पूछा या लिटरेचर पे भी पूछा, आर्किटेक्चर पे भी पूछा, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तरीका क्या है मुझे प्रिपेयर करने का सबसे बेहतर, आप पीरियड वाइज पकड़िए उसको, ठीक है। लेट्स से आप हरप्पन पीरियड में हैं, अब लिटरेचर तो हो नहीं सकता हरप्पन पीरियड में, आर्किटेक्चर हो सकता है। आप हरप्पन पीरियड के आर्किटेक्चर के जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में एक और चीज है, क्योंकि आपको लिखना बहुत पड़ता है और आपके पास सोचने का वक्त कम होता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके के आपके फिंगर टिप्स में पॉइंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत जल्दी है कि आप क्वेश्चंस को देखते हैं, पिक करते हैं और तुरंत अपने आंसर्स लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि हरप्पन आपने वो आर्किटेक्चर को प्रिपेयर कर लिया। आप नेक्स्ट पीरियड में गए, वैदिक है तो वैदिक पे तो खैर आर्किटेक्चर नहीं, तो वैदिक में लिटरेचर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे भी आप ज्यादा प्रिसाइज होकर कर सकते हैं, जहाँ पे आप अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को डिवाइड करके कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, लाइक तो आप टॉपिक वाइज उसको जो है डिवाइड करके कर लें। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए उन्होंने कंबाइन कोई पूछ लिया अगर क्वेश्चन, तो भी आसान है आपके लिए, आपको पता है कि जो है क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, क्या एग्जांपल्स है। और यहाँ पे एक चीज मैं सजेस्ट दूंगा कि जब खासकर जब इस एरिया में आप आंसर्स लिख रहे हैं, एग्जांपल्स की बड़ी अहमियत होती है। तो जब भी आप कोई पॉइंट प्रिपेयर करें तो उसके साथ आप मेक श्योर दैट यू आर हैविंग एटलीस्ट वन और टू एग्जांपल्स, राइट, दैट मेक्स योर आंसर मोर एक्यूरेट, दैट्स व्हाई यू शुड डू इट इन द सेम फैशन। वी कैन से कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आपने जो चीजें वर्ड्स लिखे हुए सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अनडाउटेडली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मल्टीपल इवेंट्स, राइट। हर इवेंट, इवेंट मतलब हर छोटे इवेंट नहीं, हर बड़े इवेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। अगेन आई सजेस्ट यू सेम थिंग, चाहे वो इवेंट हो, चाहे पर्सनालिटीज हो, चाहे वो इशूज हो, आपके पास एक लिस्टिंग होनी चाहिए कि मुझे ये इवेंट प्रिपेयर करके जाना है। और अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि उन्होंने कभी अंबेडकर के पूछा, कभी उन्होंने गांधी पे पूछा, कभी तिलक पे पूछा, कभी सर उन्होंने सैयद सर अहमद सैयद खान। अहमद खां पे पूछा उन लोगों ने, करेक्ट। तो आपको ये थोड़े आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उनके ऊपर पॉइंटर्स आपके रेडी होने चाहिए। इवेंट्स जो है वो पूछते हैं, इवेंट्स में मान लीजिए 1857 पूछा उन्होंने, शायद पूछा भी था 1857, अब उनका आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में उन्होंने पूछा। यस। तो अब इनफैक्ट लाइक आप एक पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि हिस्ट्री में खासकर वो आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन या आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बड़ा पूछ रहे हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न इसमें लगातार दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे आप एक आइडियोलॉजी वाला आस्पेक्ट, जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, हाँ, सो व्हाट आर द आइडियोलॉजीज बिहाइंड द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, अगर गांधीयन मूवमेंट है तो व्हाट आइडियोलॉजीज वर देयर बिहाइंड द गांधीयन मूवमेंट। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको थोड़ा सिलेबस को डिकोड करके क्वेश्चन पेपर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पेपर यू शुड प्रिपेयर द टॉपिक। सर आपके पास रेडीमेड चीजें होनी चाहिए ताकि आप फिंगर टिप्स में उसको रिवाइज कर सके या फिंगर टिप्स में रख सके, दैट वुड बी द सजेशन। सर मैं एक बार आपका लेक्चर देख रहा था, मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने आपका लेक्चर देखा था। तो मैंने उसमें देखा था कि सर आप कोई इवेंट हो गया, जैसे आपने जैसे रिवॉल्यूशनरी की बात की, तो रिवॉल्यूशनरी कैसे इंडिया में डेवलप हुआ आपने ये बताया था। फिर उसके बाद आपने उनकी आइडियोलॉजी को समझाया था कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी करेक्ट, और अदर आइडियोलॉजीज कैसे वो डिफरेंट थे, करेक्ट, उनका इम्पैक्ट क्या रहा राइट। और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स रहे और चैलेंजेस रहे और फिर उसके बाद और क्या हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी भी आप बताते हैं। तो क्या ये सब सारी चीज़ें हमारे आंसर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? और या फिर और क्या होनी चाहिए इसमें आंसर में? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी चीज की बात करें तो मोरलेस तीन चीजें होती है, अगर हिस्ट्री के किसी टॉपिक को हम उठाएं तो तीन चीजें होती है। एक तो उसके पीछे जो है कुछ कॉजेज होते हैं, ठीक है, अगर कोई इवेंट की बात करें तो देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स व्हिच लेड टू द राइज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, राइट। या कोई पर्सनालिटीज मान लीजिए हम कर रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनालिटीज में तो खैर ये चीज नहीं आ रही, लेकिन उसके पीछे रीजन है। द सेकेंड पार्ट विच इज द नेचर, कैरेक्टर, लाइक और फीचर्स, ये होती है। और तीसरी चीज जो है उसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप इवेंट स्पेसिफिक बात करेंगे तो ये तीन चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली, आपने रीजंस देख लिए, आपने फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया और आपने इम्पैक्ट देख लिया, तो मुझे लगता है कोई भी टॉपिक उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। जब अगर आप पर्सनालिटीज की बात करेंगे प्रिसाइजली, तो पर्सनालिटीज में दो तीन चीजें हैं। एक सबसे खास चीज है कि उनकी फिलॉसफी क्या है, वो आप जरूर ध्यान रखें। और सबकी फिलॉसफी के आप पांच छह इंपॉर्टेंट जो है की टर्म्स आपको याद होने चाहिए, ताकि उनके अराउंड आप अपने पॉइंट्स को फ्रेम कर सकें। और उनका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है किसी भी चीज में। अगर हम अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर की फिलॉसफी का इंडिया में क्या इम्पैक्ट है, इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। गांधी है तो गांधी की फिलॉसफी का जो है फ्रीडम मूवमेंट में कितना इम्पैक्ट रहा, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना इम्पैक्ट रहा। तो वो थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जो है वो किस डायमेंशन में जा सकते हैं। तो उस डायमेंशन के हिसाब से चीजें मुझे लगता है प्रिपेयर करनी चाहिए। क्लास में पढ़ाते समय भी हम यही ध्यान रखते हैं।
हैं। सर एक चीज और मुझे पूछना है यहाँ पे कि जैसे पर्सनालिटीज है जी। तो काफी ये एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत सारी पर्सनालिटीज हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल प्ले की है। हुँ। तो जैसे मान लीजिए सर सैयद सैयद अहमद खान हो गए, तो उसके पहले हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया और उनकी जो मैगजीन या न्यूज़पेपर वगैरह थी, बस ये और कुछ उनकी थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी। उस केस में हमें 2 पेज या 3 पेज भरना है। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, उस टाइम कैसे जेनेरिक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं हम? देखिए जेनेरिक पॉइंट मैं नहीं कहूँगा, आई वोंट सजेस्ट यू टू राइट द जेनेरिक पॉइंट्स बिकॉज़ उससे मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग इन केस देखिए कुछ तो पर्सनैलिटीज़ की लिस्टिंग करी और जैसे मान लीजिए उन्होंने सर सैयद अहमद खां पूछा, तो मौलाना आज़ाद भी पूछ सकते हैं, ठीक हाँ। है? तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ तक वो जा सकते हैं। चलिए मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आ गई जिनके ऊपर हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। हुँ। बट मैंने जो पेपर को जितना मैंने एनालाइज़ किया कि कभी भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं पूछ रहे जो कंप्लीटली अननोन हो। हाँ, जानते हैं आप उनके जानते बारे हैं। में, हो सकता है कि बहुत प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन है। किसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उन्होंने कौन-सी किताबें लिखी है आपको नहीं पता है, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। बट इन जनरल अगर मैं पूछूँ कि तिलक है, ठीक है? अब तिलक का कंट्रीब्यूशन अगर फ्रीडम मूवमेंट में हम बात करें, अब आपको नहीं भी पता है तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। सर सैयद अहमद लाइक सोशल रिफॉर्मर है, खासकर इस्लामिक कम्युनिटी में, हुँ। ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने कौन-सी मैगज़ीन चलाई वो आपको याद नहीं है, कौन-सा ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया ये भी याद नहीं है, लेकिन इन जनरल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी ब्रॉडर आइडियोलॉजी क्या है, ये मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है जानना। तो पर्सनैलिटीज़ बहुत रेयर नहीं होते, बहुत नॉन पर्सनैलिटीज़ होते हैं, तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके सर, और एक ये लास्ट पेन पॉइंट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। सर वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्होंने एटसेट्रा वर्ड यूज़ किया है। तो वैसे तो पेपर देखते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही खेलना है अभी तक। हुँ, लेकिन ये एटसेट्रा लिखने के बाद थोड़ा-सा डर तो ठीक मन है। में आ जाता है, लाज़मी है। देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो एक आप ट्रेंड दिखाई देगा कि अगर आपने इस बार फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा तो अगले बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछ रहे हैं, उसके अगले बार लाइक टाइम वर्ल्ड वॉर पूछ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हाँ बट आपकी बात भी सही है कि उन्होंने यही टॉपिक्स नहीं है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में है। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि आप क्लास 8, 9th और 12th की जो 3 एनसीईआरटीज है, आप इसमें जो है अच्छा 8, 9th जो है उसमें एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड भी है, वो आपके काम का नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल उसका नहीं करना है। लेकिन उसमें जो मॉडर्न वर्ल्ड वाले पार्ट है, जैसे उसमें आप 8 में जाएँगे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन मिल जाएगा। उससे बेहतर जो है सोर्स नहीं हो सकता है। बहुत प्रिसाइज़ छोटी इन्फॉर्मेशन है। आप उसमें जितने टॉपिक्स हैं बट उतने ही प्रिपेयर करिए, उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस इन 3 एनसीईआरटीज़ के सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड वाले टॉपिक्स जो है आप उसमें से ले लीजिए। सर जब आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं और हम लोग भी कहते हैं, डायग्राम की बात हुँ। करते हैं कि डायग्राम डालेंगे तो शायद हमारा कुछ अच्छा इम्पैक्ट आएगा, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी और हमारा एक भरा-भरा पेपर मिलेगा। तो करेक्ट। सर डायग्राम की क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में? देखिए हिस्ट्री में डायग्राम्स की आज तक बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं है। अब गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आया तो गांधी जी की इमेज बनाने से कोई फायदा तो नहीं जी। मिलेगा, ठीक है? देखिए डायग्राम की यूटिलिटी तब होती है जब आप खासकर कहीं जैसे मान लीजिए आप किसी आर्ट फॉर्म पे आंसर लिख रहे हैं और आपको जैसे नगरा आर्ट फॉर्म दिखाना है, तो आपने एक इंडिया का मैप बनाया और उसमें उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, जैसे आपको उड़ीसा में नगरा आर्ट मिलेगा, आपको गुजरात और राजस्थान में मिलेगा, तो आपने वो हाईलाइट या एमपी के कुछ जगहों पे मिलेगा, आपने अगर वो हाईलाइट करके दिखा दिया तो दैट वर्क्स। अब मॉडर्न इंडिया में हमारे पास बहुत यूटिलिटी नहीं है। हाँ ठीक है, पार्टीशन पे कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत कम जगह है ऐसी जहाँ पे जो इसमें यूटिलिटी है उसकी, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँगा कि ज़बरदस्ती कहीं पे फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के मूड में। हो सकता है इवैल्यूएटर नाराज़ भी हो जाए उससे। तो अननेसेसरी डायग्राम्स या मैप्स को यूज़ करने से बचना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक बच्चों के लगभग सारी जो पेन पॉइंट्स हैं और डाउट्स एकदम ही क्लियर हो गए होंगे। इसके लिए सर वी आर एक्सट्रीमली थैंक यू, थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप इस वीडियो के पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम लोग हमेशा आपको जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।